my dear friends. Today I am going to start chapter 6 of the Specific Relief Act 1963. It is going to be very important for your all type of examination related to your legal line. So chapter 6 is declaratory decrees. आपको एज अ कॉमन पर्सन इन योर कॉमन लाइफ भी ये टर्म पता होनी चाहिए कि डेक्लेरेटरी डिक्रीज क्या होती है और इनका यूज क्या होता है, ये कब हम अप्लाई करते हैं. Section 34 and 35 are included in chapter 6. Only two sections of this. तो आज मेजरली हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे और 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो डेक्लेरेटरी डिक्रीज देयर आर दो, इसमें हम दो तरीके के राइट इंक्लूड करते हैं, ठीक है. These are those decrees which declare that a person is entitled to a legal character. फर्स्ट है बच्चे, पर्सन को एक तो लीगल कैरेक्टर का राइट मिलता है एंड सेकंड राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का जिसका वो हकदार है उसका राइट मिलना. सो दीज टू थिंग्स आर इंक्लूडेड इन डेक्लेरेटरी डिक्रीज. मतलब उन डिक्रीज में ये चीज डिक्लेयर की जाती है दैट दे हैव द लीगल कैरेक्टर टू हैव द राइट टू एनी प्रॉपर्टी. वी विल सी दीज टू थिंग्स इन डिटेल. सो जो हमारा सेक्शन 34 है, 34 हमें क्या बताता है? डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटस और टू द राइट. स्टेटस किस चीज का? लीगल कैरेक्टर का. और राइट किस चीज का? प्रॉपर्टी का. तो सेक्शन 34 के अंदर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन को लीगल कैरेक्टर प्रोवाइड करे प्लस उसको राइट टू एनी प्रॉपर्टी दे. तो ये हम सेक्शन 34 में करा सकते हैं. क्या करा सकते हैं? द फर्स्ट इज लीगल कैरेक्टर, मींस कोई भी स्टेटस या पोजीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ जिससे कोई राइट या लाइबिलिटी अराइज होती है, ठीक है. इसमें हमारी बात होती है स्टेटस की. स्टेटस या कोई पोजीशन जो ऑलरेडी हमें कानून द्वारा, लॉ द्वारा दिया गया है, उस चीज का जिससे हमारे राइट और लाइबिलिटीज अराइज होते हैं. सपोज कीजिए, आप एग्जाम्पल देखिए, ए है. ए वॉन्ट्स टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज टू वोट. उसको अपने आप को करवाना है कि मुझे वोट का पावर मिले, वोट करनी है. नेशनैलिटी डिक्लेयर हो मेरी, बर्थ, कास्ट डिक्लेयर कराना, लेजिटिमेसी डिक्लेयर करवाना या इलेजिटिमेसी डिक्लेयर कराना चाहता है. तो ये सब राइट्स हमारे लीगल कैरेक्टर को मिलते हैं, ठीक है. तो वोट के लिए उसको सिटीजनशिप दिखानी पड़ेगी और इंडियन सिटीजन, नेशनैलिटी दिखानी पड़ेगी, बर्थ दिखाना पड़ेगा, बर्थ के हिसाब से उसकी एज फैक्टर होगा. तो ये सब थ्रू एक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किए जाते हैं थ्रू कोर्ट. ओके. एंड राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि स्लाइटेस्ट से स्लाइटेस्ट राइट टुवर्ड्स एनी प्रॉपर्टी को एक्नॉलेज कराना इज थ्रू दिस डिक्लेरेटरी डिक्री. एग्जाम्पल देखिए इसमें भी, राइट टू एनी प्रॉपर्टी. सपोज कीजिए कि कोई भी क्रेडिटर, क्रेडिटर है मींस जिसने कि पैसे दे रखे हैं किसी को उधार पर, तो क्रेडिटर डिक्लेयर क्या करवाना चाहता है? डिक्लेयर करा सकता है कोर्ट में कि उसका राइट टू सेल है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डेटर. वो राइट मांगेगा कोर्ट में जाके कि जिसको मैंने उधार पे पैसे दिए हैं, कौन होता है वो? डेटर. डेटर की प्रॉपर्टी को सेल करने का हक मुझे दिया जाए, ठीक है. ये हक मेरा है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डेटर टू रिकवर हिज डेट. सो जनरल डिक्लेरेशन तो है ही कि ओनरशिप, टेनेंसी, ये तो राइट होते ही हैं. प्लस अगर आपको कोई पर्टिकुलर राइट लेना है, वो भी थ्रू डेक्लेरेटरी डिक्रीज आप अपना राइट गेन कर सकते हैं. समझ में आया बच्चे? आप डेक्लेरेटरी डिक्रीज कब यूज करेंगे? जब आपको अपना कोई हक लेना है, किसी को दिखाना है थ्रू अ डॉक्यूमेंट कि मैंने कोर्ट के थ्रू डिक्लेरेटरी डिक्री करवाई है, मैं नेशनैलिटी है मेरे पास इस इतने बर्थ का प्रूफ है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट मेरे पास है, ये देखिए ये प्रूफ है. तो वो डेक्लेरेटरी डिक्रीज के थ्रू प्रूफ दिखाया जा सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है वो क्या है कि अगेंस्ट होम डेक्लेरेशन आर टू बी मेड. ठीक है. डेक्लेरेशन आप किसके खिलाफ या किसके अगेंस्ट लेते हैं, किसके अगेंस्ट दी जाती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति लीगल कैरेक्टर को किसी भी बंदे या किसी भी पर्सन के या राइट एज टू प्रॉपर्टी किसी की उसको डिनाई करता है या इंटरेस्ट को डिनाई करता है, तो आप उसके अगेंस्ट ले सकते हैं. सपोज कीजिए ए एंड बी है, ठीक है. बी कह रहा है कि नहीं, ए इंडिया का सिटीजन नहीं है, ए के पास नेशनैलिटी नहीं है. तो ए को जाना पड़ेगा कोर्ट में डेक्लेरेटरी डिक्री लेने कि देखिए मेरे को ये कह रहा है, मुझे दीजिए, मुझे उसको एज अ एविडेंस दिखाना है कि मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है. अब ए और बी लगा लो कि ए क्रेडिटर है, बी डेटर है. बी कह रहा है तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी बेचने का हक नहीं है,
हो तो क्या हुआ, मैंने तुमसे पैसे उधार पे लिए हैं तो तुम मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। बट ए जाएगा फिर से कोर्ट में, डेक्लेरेटरी डिक्री लेगा कि सर मुझे डेक्लेरेटरी डिक्री दीजिए, मुझे बी के खिलाफ जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ एक डिक्री चाहिए कि कल अगर ये मेरा पैसा उधार ना दे तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ। फिर बी कुछ नहीं कहेगा। तो जो आपके इंटरेस्ट या राइट्स को डिनाई करते हैं आप उनके अगेंस्ट डेक्लेरेटरी डिक्री लेते हैं। ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट या राइट को मना करते हैं, डिनाई करते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं है, आप उनके अगेंस्ट लेते ताकि उनको कल दिखा सके मुंह पे, देखिए आई हैव द प्रूफ, आई हैव द डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट दैट पर्टिकुलर दिस राइट आई हैव। राइट। सिंपल डिनाई क्या होता है, सपोज कीजिए बी कहता है ए ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का, तो ए डेक्लेरेशन डालेगा कि वो ओनर है ना। मतलब जो आपको आके मना करे आप उसको वो डेक्लेरेटरी डिक्री दिला सकते हो। एंड इंटरेस्टेड टू डिनाई, जैसे मैंने बोला है इंटरेस्टेड टू डिनाई, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए ए है, ये इस प्रॉपर्टी का क्या है, ओनर है, और ये बी सी डी ये इसके क्या है, नेबर्स हैं। ठीक है, पास में ही रहते हैं। तो बी ए की प्रॉपर्टी पर राइट टू वे मांग रहा है, भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर जाने का रास्ता चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी से बाहर और कहीं से जा नहीं सकते, तो आपकी प्रॉपर्टी में मुझे राइट टू वे दीजिए, कि उसका राइट टू वे है। अब ए केस डालेगा कि ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बी डजंट हैव द राइट टू वे ओवर हिज प्रॉपर्टी, ओवर माई प्रॉपर्टी। ए जाएगा कोर्ट में बी के खिलाफ ये सबूत लेने कि जी मेरे को ये दीजिए, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं बी को राइट नहीं दूंगा, बी का राइट नहीं मेरी प्रॉपर्टी से निकलने का। अब ए का बी के अगेंस्ट सिंपल डिनाई है। ठीक है, ए डिनाई करवाना चाहता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे आ नहीं सकते, एंड सी एंड डी को अगेंस्ट इंटरेस्ट टू डिनाई है। भाई सी और डी को तो खुद ही आइडिया मिल जाएगा, जब बी को ही नहीं मिला राइट टू वे तो हमें क्या मिलेगा, राइट। तो जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि लीगल करेक्टर है किसी आदमी का या किसी पर्सन का, या राइट एज टू प्रॉपर्टी है, तो और उसको कोई डिनाई कर रहा है तो कोर्ट क्या करती है, डेक्लेरेशन ऑर्डर देती है। ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे ए मांग रहा है, यहाँ पर भी ए मांग रहा है, यहाँ पे ए राइट टू वोट मांग रहा है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो सब कुछ चेक करके एक डेक्लेरेशन ऑर्डर पास करे अगेंस्ट दैट पर्सन, डेक्लेरेशन ऑर्डर दे, order to that person. All right. अब declaration relief is discretion, डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की, ये नहीं है कि आपको हर बार राइट मिलेगा। दिस इज होल बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट। बेशक सारे प्रिंसिपल्स फुलफिल हो रहे हों, बट ये डिसीजन आर्बिट्रेरी नहीं होगा, इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मीन्स कंप्लीटली कोर्ट की पावर होगी कि वो चेक करेगी हर चीज देख कर ही उसको ये बनेगी। ये आपका राइट नहीं है कि आप इसको मांग दे, मेरे लिए डिक्लेरेटरी डिग्री पास कर दो, नो, यू कैन नॉट डिमांड इट। कोर्ट आफ्टर सीइंग एवरीथिंग एंड आफ्टर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड गोइंग थ्रू ऑल द सिचुएशन देन will pass any declaratory order on behalf of the person if it is fully satisfied. Okay, अब आ जाता है सेक्शन 34 का एक प्रोविजो, एक्सेप्शन। राइट, प्रोविजो क्या कहता है, एक्सेप्शन, कि जो व्यक्ति डेक्लेरेशन मांग रहा है वो फर्दर रिलीफ भी क्लेम तभी करेंगे या कर ले, अगर वो क्लेम नहीं करता तो कोर्ट डेक्लेरेशन नहीं देगी। ठीक है, मतलब अगर उसको फर्दर कोई रिलीफ चाहिए तो वो साथ ही साथ डेक्लेरेशन ऑर्डर के साथ ही मांग ले, ये नहीं कि बाद में जाए फिर कुछ और मांग के आए, फिर जाए कोर्ट के दरवाजा खटखटाए फिर उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और मांगे। आप साथ साथ एक ही साथ अपने सारे राइट्स की डिमांड कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज कीजिए ए ही ले लेते हैं, ए इस प्रॉपर्टी का ओनर है, राइट, और उसे प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाता है। ए डेक्लेरेशन करवाता है कोर्ट में दैट ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। वो जाएगा भाई, जब मेरी उसको उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया तो ए किसके पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, क्या पूछना है कि सर हम मेरे लिए ऑर्डर दीजिए और मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। कोर्ट डेक्लेरेशन नहीं करेगी एज इट इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि ओनर बनने का क्या फायदा अगर पोजेशन ही नहीं मिला। सो कोर्ट सेज ओनरशिप प्लस पोजेशन मस्ट बी इफेक्टिव डेक्लेरेशन। जब ए ओनरशिप प्लस पोजेशन का क्लेम करेगा तब कोर्ट डेक्लेरेशन डिक्री पास करेगी, राइट। मीन्स आप जस्ट ओनरशिप नहीं डिमांड कर सकते कि मेरे को ओनरशिप दीजिए, ओनरशिप प्लस पोजेशन डिमांड करोगे, दोनों चीजें, तभी आपके लिए डेक्लेरेटरी डिक्री पास होगी। तो आप अपने सारे राइट्स एक ही उसमें मांग लीजिए, ऐसे नहीं कि आपको बार बार चीजें दें।
डेक्लेरेटरी डिक्री का मतलब होता है कि द होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू। ओके, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू स्टॉप द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना, कि इतने सारे सूट्स आप डाल देंगे तो इससे कोर्ट ओवरबर्डन हो जाती है। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 35। सेक्शन 34 आपको अच्छे समझ में आया कि डेक्लेरेटरी डिक्री क्या होती है, क्या डेक्लेरेशन होती है, कब हम कोर्ट के थ्रू लेते हैं। अब सेक्शन 35 बात करता है इफेक्ट ऑफ डेक्लेरेशन। जो भी आपने इस चीज में डिक्री जो क्लेम करी है, इसका इफेक्ट क्या होता है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 35। सो इफेक्ट होता है कि डेक्लेरेटरी डिक्री किस पर बाइंडिंग होगी। इफेक्ट यही होता है ना, किस चीज पर बाइंडिंग होगी, क्या बेस है इनका। देखो, 3 लोगों पर डेक्लेरेटरी डिक्री बाइंडिंग होती है, ठीक है। 3 पार्टीज होती हैं जिन पर डेक्लेरेटरी डिक्री का इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, पार्टीज टू द सूट, जो ऑलरेडी पार्टीज हैं, जैसे यहाँ पर ए बी था, तो ए और बी दोनों पे ही पार्टीज। सेकंड, वन क्लेमिंग थ्रू पार्टीज लाइक लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, सन डॉटर किसी के, सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी, जिनका कल उनके थ्रू राइट आने वाला है। यहाँ पर सपोज कीजिए ए अपनी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि मेरा बी सी के खिलाफ ये डिनाई कीजिए, ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं उनको रास्ता नहीं दूंगा। तो कोर्ट ने अगर डिक्लेरेशन पास कर दी तो कल जो ए का बेटा होगा, बेटे का बेटा होगा, डॉटर होगी, उनको ये इफेक्ट पड़ेगा और वो भी कल अपने राइट से मना कर सकती हैं कि ये इस प्रॉपर्टी पर आपका राइट नहीं है। एंड सेम वे, कल बी का सन होगा तो उसको भी पता है कि कल जब मेरे फादर को राइट टू वे नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा। सो इट्स देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। देन द थर्ड आर फ्यूचर ट्रस्टीज। ओके, अब ये किस पर पड़ता है फर्क? एक फ्यूचर ट्रस्टीज इफ एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ डेक्लेरेशन, अगर उनको पता है कि कल ये प्रॉपर्टी, हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पर कल ये प्रॉपर्टी हमारे पास हो सकती है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डेक्लेरेशन एक पास हुई है और इसका इफेक्ट हम पर भी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ए डिक्लेयर करता है कोर्ट में दैट बी इज हिज लीगली वेडिड वाइफ। ठीक है, डिक्लेरेशन मांगता है ए जाके कि बी का मेरे लिए दीजिए कि बी मेरी लीगली वेडिड वाइफ है, राइट। और उसकी मदर सी दोनों डिनाई करती हैं। ठीक है, मदर सी दोनों डिनाई करती है कि नहीं नहीं, वेडिड वाइफ, जिससे बी और उसकी मदर दोनों ही डिनाई कर रही हैं। बी भी कह रही है मैं एक ही वाइफ नहीं हूँ, और उसकी मदर जो सी है वो भी डिनाई कर रही है। तो जो डेक्लेरेशन आएगी वो तीनों पर बाइंडिंग होगी। किस पर? ए पे भी बाइंडिंग होगी, पार्टी है, बी पर भी, और सी जो उनकी मदर थ्रू देम क्लेम कर रही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस पर भी लागू होगी। सेकेंडली, अगर अब डी क्लेम डालता है दैट बी इज हिज लीगल वेडिड वाइफ, डी आ जाता है कोई सपोज पिक्चर में, और वो क्लेम करता है कि नहीं बी तो मेरी वाइफ है, ए की नहीं है, तो इससे ए बी और सी तीनों डिनाई करते हैं। तो जो इन सब के अगेंस्ट डी सूट फाइल करेगा, तो जो जैसे एग्जाम्पल 1 में ऑर्डर आया है वो डी पर भी बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, डी पर बाइंडिंग नहीं है क्योंकि डी एक सेपरेट पार्टी है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये अपना सूट अलग से डाल रहा है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा वो ए बी सी पर इफेक्ट डालेगा। ए बी सी का जो ऑलरेडी आ चुका है वो इन पर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि लेटर ऑन एक सूट आई है, लेटर ऑन बात आई है। All right, so section 34 and 35 all about declaratory decrees. Chapter 6 is over now. Next is your chapter 7, injunctions, that we are going to discuss. Very, very important again. Till then, keep reading, keep watching. Have a good day. Thank you.